प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से अपने इस YouTube चैनल फिजिक्स क्लास साइज में आपका स्वागत है। अपन ने पिछले क्लास के अंदर विद्युत फ्लक्स के बारे में अध्ययन किया था, उनसे संबंधित अपन ने एक एग्जाम्पल भी किया था। अपन आज एक और एग्जाम्पल करते हैं। यह एग्जाम्पल एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है और कंपटीशन के अंदर इसका डायरेक्ट उत्तर भी पूछ लिया जाता है। किस तरह से ये पूछा जाता है और कौन सा एग्जाम्पल है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्या दिख रहा है? एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। ठीक है, तो इसका अपन सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान से देखिए, इधर अपन सॉल्यूशन करेंगे। देखिए क्या दे रखा है प्रश्न के अनुसार। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िए कि एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E में, पहले तो अपन को क्या करना है, एक समान विद्युत क्षेत्र प्रदर्शित करना है। ठीक है, अपन ने ये कर लिया, एक समान विद्युत क्षेत्र अपन ने ये प्रदर्शित कर लिया। देखिए, ठीक है बेटा, एक समान विद्युत क्षेत्र अपन ने प्रदर्शित कर लिया। ये वेक्टर E, एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर E अपन ने प्रदर्शित कर लिया। बेलन इस प्रकार स्थित है कि बेलन की अक्ष क्या है, मान लो ये बेलन है, ये क्या है, बेलन है एक। इस बेलन की ये अक्ष किस में होनी चाहिए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में होनी चाहिए। ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में क्या है, बेलन की अक्ष है। तो अपन ने यहां पर एक बेलन का निर्माण कर दिया, ये रख दिया अपन ने एक बेलन। ठीक है ना, ये बेलन की अक्ष किसके अनुदिश है, विद्युत क्षेत्र के अनुदिश। समझ में आई बात? बेलन रख दिया अपन ने किसमें, एक समान विद्युत क्षेत्र में, जिसकी अक्ष किस में प्रदर्शित कर दी, किसके अनुदिश कर दी, विद्युत क्षेत्र के डायरेक्शन के अनुदिश अपन ने बेलन की अक्ष को रख दिया, व्यवस्थित कर दिया। अब इस बेलन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स अपन को ज्ञात करना है। तो ये बेलन एक बंद पृष्ठ बन रहा है, क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ बन रहा है। तो इससे संबंध विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा बेटा, देखिए फाई E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DS वेक्टर, समाकलन बंद पृष्ठ बन रहा है, ये आ गया। लेकिन ये जो बंद पृष्ठ है ये अनेक भागों में बटा हुआ। देखिए, सपोज कर लीजिए ये आपके पास कोई बेलन है, एक क्या है, ये कोई आपके पास बेलन है। ठीक है ना, ये बेलन। अब इसका एक तो ये वर्तीय पार्ट हो गया, एक ये इधर का वर्तीय पार्ट होगा, और जो ये है पूरा यहां से यहां तक, ये क्या है, वक्रीय पार्ट। तो बेलन के 3 पार्ट प्राप्त होते हैं, 3 पृष्ठ प्राप्त होते हैं। 2 तो क्या होते हैं, वर्तीय, ये वर्तीय, और एक ये क्या है, वक्रीय पृष्ठ। तो ये जो बंद पृष्ठ है ये कितने भागों में डिवाइड होगा, 3 भागों में डिवाइड होगा। तो देखिए किस तरह से होगा, ये पहला पार्ट लिया अपने, पृष्ठ S1। अब बेटा अल्पांश की डायरेक्शन क्या होती है, पृष्ठ से ठीक बाहर की तरफ होती है। अल्पांश की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, पृष्ठ से ठीक बाहर की तरफ होती है। तो इसका अल्पांश ये DS1 इधर हो गया, ये DS1 वेक्टर, ये अपना विद्युत क्षेत्र है S1, और ये क्या, दूसरा वर्तीय S2। अब ठीक पृष्ठ से बाहर तो क्या हो जाएगी, अल्पांश की डायरेक्शन हो जाएगी, मतलब क्षेत्रफल सदिश की अल्पांश क्षेत्रफल की डायरेक्शन हो जाएगी DS2 वेक्टर। E की डायरेक्शन इधर है, ये हो गई E की डायरेक्शन। 2 वर्तीय पृष्ठ तो हो गए हमारे पास। अब अपन को क्या लेके आना है, वक्रीय पृष्ठ, एक ये वक्रीय पृष्ठ हो जाएगा। अब इसमें E की डायरेक्शन तो ये है हमारी, और पृष्ठ की डायरेक्शन क्या होती है, ठीक बाहर की तरफ होती है। तो ठीक बाहर की तरफ ये DS3 वेक्टर।
समझ गए बात को। तो इस तरह से ये बेलन है, इसके 3 पृष्ठों में 3 पृष्ठ अपन को प्राप्त होते हैं, जिसको अपन ने डिवाइड कर दिया। अब जो ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ का मान कितने पृष्ठों में आ रहा है? 1 2 3। इन तीनों का अपन योग कर देंगे तो क्या आ जाएगा? इस बंद पृष्ठ समाकलन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखिए तो इसको दिया अपने समीकरण नंबर 1, ये क्या हो जाएगा? समाकलन बंद पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर बराबर S1 पृष्ठ ई वेक्टर डॉट डी एस वन वेक्टर। पृष्ठ S1 का क्षेत्रफल सदिश कितना है? DS1 वेक्टर है प्लस S2 पृष्ठ ई वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर प्लस समाकलन S3 ई वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर। समझ गए बात को। अब ये वैल्यू समीकरण 1 में फाइंड कर देंगे तो फाई ई बराबर क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास? फाई ई बराबर समाकलन S1 ई वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर प्लस समाकलन S2 ई वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर प्लस समाकलन S3 ई वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर। समझ गए बात को। अब ये अदिश गुणनफल है तो अगली स्टेप में क्या आ जाएगा बेटा? S समाकलन S1 ई DS1 कोस थीटा प्लस समाकलन S2 ई DS2 कोस थीटा प्लस समाकलन S3 ई DS3 कोस थीटा। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? यहां तक आ गए। अब देखिए पृष्ठ कितने हैं? S1 पृष्ठ, S2 पृष्ठ और S3 पृष्ठ। तो अपन क्या ले लेंगे यहां पर? पृष्ठ S1 के लिए, पृष्ठ S1 के लिए देखना अपन को ई वेक्टर और DS1 वेक्टर में क्या संबंध है? दोनों समांतर है, मतलब इसी डायरेक्शन में तो क्या है? ई वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में क्या है? अल्पांश क्षेत्रफल है या सदिश क्षेत्रफल है। कोई दिक्कत? तो ये क्या हो जाएगा? ई वेक्टर समानांतर है किसके? DS1 वेक्टर की, इसलिए इनके मध्य एंगल कितने का है? 0 डिग्री का। ठीक है ना? और कोस 0 डिग्री कितना होता है बेटा? 1 होता है, अपन जानते हैं। अब ले लेंगे अपन पृष्ठ S2 के लिए। पृष्ठ S2 में देखो, ये पृष्ठ S2 अपना E की डायरेक्शन तो इधर है, लेकिन DS2 डायरेक्शन की DS2 वेक्टर की डायरेक्शन क्या है? E वेक्टर के विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में है तो E वेक्टर तथा DS2 वेक्टर के मध्य एंगल का मान कितना है? 180 डिग्री है। पिछले वीडियो में बेटा एक मिस्टेक हुई है, यहां पर आपको बताते हुए स्टेप 3 में मिस्टेक है। मैंने आपको पहले ये तो बता दिया ये विपरीत में, लेकिन बाद में बोला गया है उसके अंदर ये लंबवत है, लेकिन वो लंबवत नहीं है, विपरीत है। तो ध्यान में रखना उस बात को भी। ठीक, ये स्टेप बन रही थी पिछले वीडियो के अंदर, 3rd स्टेप के अंदर। ठीक है ना? तो वो मैंने लंबवत बोला है, लंबवत नहीं है, ये वो विपरीत ही है, तो ध्यान में रखना। ई वेक्टर की डायरेक्शन इधर, DS2 वेक्टर की डायरेक्शन इधर, तो इसमें क्या हो गया? ई वेक्टर विपरीत है किसके? DS2 वेक्टर के। तो थीटा बराबर कितना है? 180 डिग्री है। थीटा बराबर कितना बेटा? 180 डिग्री। ठीक है ना? जब थीटा बराबर 180 डिग्री है तो कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है बेटा? -1 होता है ना। 2 पृष्ठों की बात हो गई। अब बात करते हैं अपन पृष्ठ S3 के लिए। पृष्ठ S3 में देखो, ई वेक्टर इधर, DS3 इधर, मतलब ई वेक्टर और DS3 लंबवत है। लंबवत में एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। ध्यान में रखना बेटा। तो
पृष्ठ S3 के लिए क्या है, E लंबवत है किसके, DS3 के, इसलिए थीटा बराबर कितना 90 डिग्री और कोस 90 डिग्री बराबर कितना होता है 0 होता है। अब देखो बेटा ये पृष्ठ S1 का है, ये पृष्ठ S2 का है, ये पृष्ठ S3 का है। जहां जहां अपने पृष्ठ S1 S2 S3 के लिए थीटा का मान निकाला है, ये वैल्यू यहां पर ऐड करनी है इस समीकरण में। तो क्या आ जाएगा देखिएगा बेटा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर ये क्या हो जाएगा, समाकलन S1 E DS1 कोस थीटा। देखो पृष्ठ S1 में थीटा कितना 0 डिग्री और यहाँ पे कोस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 होने पर ये वैल्यू आ जाएगी क्या, ठीक है, प्लस S2 में देखो थीटा का मान कितना 180 डिग्री और कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है माइनस होता है। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस अपने समाकलन से बाहर ले लिया, S2 DE DS2 प्लस समाकलन S3 ये 0 है तो ये पूरा पार्टी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए बेटा फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ई मैंने बाहर ले लिया, ई समाकलन S1 DS1 ये प्लस ये माइनस गुणा होके क्या हो गया माइनस के, ई यहाँ पे भी बाहर ले लिया, समाकलन S2 DS2। अब देखिए बेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है इधर बराबर में, कोई दिक्कत, नोट्स आपके सामने है। देखिए आपको एक बार फिर बताता हूं, हमारे पास पृष्ठ कौन कौन से बचे हैं, S1 और S2 बचा है। S1 और S2 क्या है, दोनों बेलन के वर्तीय पार्ट है, मतलब बेलन की त्रिज्या क्या मान ली अपन ने R मान ली, तो इधर भी क्या होगी R होगी इस वर्तीय सिरे की, इधर भी क्या होगी R होगी। तो जब इसका समाकलन करेंगे, समाकलन तो है ही है DS1 और DS2, ये समाकलन में समाकलन DS मतलब क्षेत्रफल का है, तो ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। बराबर होने पर ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गए बराबर हो गए। बराबर होती ये क्या हो जाएगा फाई ई बराबर ई समाकलन S1 DS1 माइनस ई समाकलन S1 DS1, इसको समाकलन S1 DS1 लिख दो दोनों जगह, या फिर समाकलन E DS2 दोनों जगह लिख दो। तो ये समान मान है, कैंसिल हो गए, फाई ई बराबर क्या आ गया 0 आ गया। इस तरह से अपन कह सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे जब कोई बेलन है, उस बेलन को अपन क्या कर दे, बेटा इस प्रकार से रख दे उसके अंदर कि बेलन की अक्ष क्या रहे, उसके अक्ष के अनुदिश रहे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है बेटा, ऐसी स्थिति में उस बेलन से पारित फ्लक्स का मान क्या होता है 0 होता है, जो कि अपन ने हल किया। ध्यान से एक बार आप देख सकते हैं, इसको पूरा सॉल्यूशन है इस सवाल का। समझ आई बात। अब बढ़ते हैं अपन आगे की तरफ। अपना आगे का टॉपिक है, नया टॉपिक है सतत आवेश वितरण। ये टॉपिक कंप्लीट होने के पश्चात अपन गाउस के नियम की तरफ बढ़ेंगे। दिख रहा है आपको सतत आवेश वितरण, अपना नया टॉपिक है सतत आवेश वितरण। सतत का अर्थ होता है समान, सतत समान, आवेश वितरण मतलब कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेशन, ठीक है ना। तो देखिए सतत समान मतलब जब किसी चालक पर आवेश का वितरण क्या हो समान रूप से हो, तो ऐसा क्या होता है सतत आवेश वितरण के तहत आता है। ये
आवेश का वितरण, मतलब इस प्रकार के आवेश का वितरण 3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो क्या किया जा सकता है, किसी चालक की लंबाई पर किया जा सकता है, किसी चालक के पृष्ठ पर किया जा सकता है और किसी चालक के आयतन में किया जा सकता है। इसी प्रकार से इनको 3 भागों में बांटा गया है। जब लंबाई पर अपन आवेश का वितरण करते हैं तो इसको अपन बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। इसको एक विमीय आवेश वितरण भी कहा जाता है, एक विमीय आवेश वितरण भी बोला जाता है बेटा, ध्यान में रखना। पृष्ठीय, ये कोई पृष्ठ है, मतलब यहां से यहां तक होता है तो इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में भी, तो इसको क्या कहते हैं अपन, पृष्ठीय आवेश वितरण। मतलब किसी चालक के पृष्ठ पर, क्या, किसी चालक के पृष्ठ पर या फिर उसके क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित आवेश को अपन क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है ना। आयतन आवेश वितरण क्या हो जाएगा, किसी चालक के आयतन में उपस्थित एक समान आवेश की मात्रा को अपन क्या कहते हैं, आयतन आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है। पृष्ठीय आवेश वितरण को क्या कहा जाता है, पृष्ठीय आवेश वितरण को द्विविमीय आवेश वितरण भी कहा जाता है और आयतन आवेश वितरण को त्रिविमीय आवेश वितरण भी कहा जाता है। अब देखिए रेखीय आवेश वितरण क्या है, किसी चालक की लंबाई पर एक समान रूप से वितरित आवेश को, मतलब ये लंबाई है, इस पर अपन क्या कर दे, एक समान रूप से वितरित आवेश कर दे, तो इसको अपन क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। इसे एक विमीय आवेश वितरण भी कहा जाता है। ठीक है। ये कोई लंबाई है किसी चालक की, इस पर अपन ने क्या कर दिया, क्यों एक समान आवेश वितरित कर दिया, किस पर, लंबाई पर कर दिया, तो ये क्या हो गया, रेखीय आवेश वितरण हो गया। पृष्ठीय आवेश वितरण देखिए, किसी चालक के क्षेत्रफल पर या पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश वितरण कहा जाता है। इन्हें अपन क्या कहते हैं, द्विविमीय आवेश वितरण भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, द्विविमीय आवेश वितरण भी कहा जाता है। समझ आई बात। आयतन आवेश वितरण क्या हो जाएगा, किसी चालक के आयतन में, नाम से ये परिभाषित हो रहा है, रेखीय है तो किसी चालक की लंबाई पर, पृष्ठीय है तो किसी चालक के पृष्ठ पर, आयतन है तो किसी चालक के आयतन में, बस इतना ही चेंज करना और कुछ चेंज करना ही नहीं है। तो आयतन आवेश वितरण क्या हो जाएगा, किसी चालक के आयतन में एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, वितरित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश वितरण कहा जाता है। इसे अपन क्या कहते हैं, त्रिविमीय आवेश वितरण भी कहा जाता है। देखिए आप, मैं चित्र से आपको समझाता हूं। ये लंबाई पर है तो इनको अपन ने क्या कह दिया, रेखीय आवेश वितरण। ये किसी चालक के सिर्फ और सिर्फ एक पृष्ठ पर है तो इसको अपन ने क्या कह दिया, पृष्ठीय आवेश वितरण। ये क्या है, चालक के आयतन में एक समान रूप से वितरित आवेश है तो इसको अपन ने क्या कह दिया, आयतन आवेश वितरण कह दिया। अपन ने क्या कह दिया, इसको आयतन आवेश वितरण कह दिया। अब अपन इनके घनत्व के बारे में अध्ययन करते हैं। इनके बारे में अध्ययन करते हैं, इन आवेशों के घनत्व के बारे में। जो अपन ने टाइप्स पढ़े हैं, जो अपन ने प्रकार पढ़े हैं, इन सभी प्रकारों के क्या घनत्व है। मतलब रेखीय आवेश वितरण पढ़ा तो इसमें क्या था, क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, रेखीय आवेश घनत्व हो जाएगा। पृष्ठीय आवेश वितरण पढ़ा तो इसका क्या हो जाएगा, पृष्ठीय आवेश वितरण हो जाएगा। उसका क्या हो जाएगा बेटा, पृष्ठीय आवेश वितरण हो जाएगा उसका। और आयतन आवेश वितरण पढ़ा तो उसका क्या हो जाएगा, आयतन आवेश वितरण हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आई बात। तो पहला अपन लेते हैं रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व मैं तीनों को कंपैरिजन करके एक साथ में बताता हूं। नंबर 2 है पृष्ठीय आवेश घनत्व। नंबर 3 है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं बेटा। किससे करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित।
पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। अब घनत्व क्या होता है, उस घनत्व की परिभाषा से ही इन सब की क्या हो जाएगी, परिभाषा आ जाएगी। तो देखिए रेखीय आवेश वितरण क्या हो जाएगा, किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, किस पर, किसी चालक की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को अपन क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। किसी चालक की एकांक लंबाई पर, सपोज कर लो ये कोई चालक है, इसकी ये अपने इस पर क्यों आवेश उपस्थित है पूर्णतः, ये dl लंबाई अपने क्या ली, इसकी इकाई लंबाई ले ली, इसकी क्या ले ले, इकाई लंबाई ले ली। इस इकाई लंबाई में जब dq आवेश उपस्थित हो तो इस dq आवेश को क्या कहा जाता है, रेखीय आवेश घनत्व। मतलब किसी चालक की लंबाई पर, कौन सी लंबाई पर, एकांक लंबाई पर, परिभाषा दिख रही है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, dq अपॉन dl, एकांक लंबाई। अब ये क्या हो जाएगा, एकांक पृष्ठ पर, ये कोई चालक का पृष्ठ है, इस पृष्ठ पर क्या है, एक समान रूप से वितरित आवेश है, ये अपने क्या ले लिया, ds क्षेत्रफल ले लिया, मतलब एकांक क्षेत्रफल ले लिया। इस एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा dq है, तो इसको अपन क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो क्या कह देंगे, परिभाषा बता रहा हूं एक बार, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इस पर क्या हो जाएगा, एकांक आयतन में, नाम से नाम ही चेंज करना बस, तो इसको अपन क्या कह देंगे, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। समझ गए बात को, कोई दिक्कत। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से प्रदर्शित किया, तो ये क्या हो जाएगा, dq अपॉन ds, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको रो से प्रदर्शित करते हैं, तो रो बराबर dq अपॉन dv, आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं, एकांक ले रहे हैं तो dv कर दिया। अब इसके यहां से मात्रक आ जाएगा, मात्रक रेखीय आवेश घनत्व का क्या हो जाएगा, ऊपर क्या आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम, नीचे क्या है, लंबाई का मात्रा क्या होता है, मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर क्या है, आवेश का मात्रक कूलम, नीचे क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। आयतन आवेश घनत्व रो का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा रे, ऊपर क्या है, आवेश का मात्रक कूलम, नीचे क्या है, dv, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। यहां से इनका विमीय सूत्र आ जाएगा, सबका क्या आ जाएगा, विमीय सूत्र। आवेश की विमा क्या होती है बेटा, T1A1, लंबाई की विमा क्या होती है, L1, ठीक है ना। और यहां से क्या आ जाएगा, देखते T1A1, नीचे क्षेत्रफल की विमा L2, यहां पर आवेश की विमा T1A1, आयतन की विमा L3, इसको लिखेंगे विमीय सूत्र के रूप में, तो m0 L-1 T1A1, ये हो गई किसकी, रेखीय आवेश घनत्व की। इसकी क्या हो जाएगी, m0 L- ये 2 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -2 T1A1, ठीक है ना। ये आयतन की क्या हो जाएगी, आयतन आवेश घनत्व की m0 L-3, क्योंकि बट्टे में क्या है, L3 है, ऊपर जाके माइनस की हो गई T1A1। समझ आई बात बेटा। तो इधर आप ये भी आसानी से देख सकते हैं, आयतन आवेश घनत्व। तो अपन ने अब तक अध्ययन किया, आज अपन ने एक एग्जाम्पल किया, बड़ा ही आसान है। वीडियो देखना साथ में देखना, पहले पूर्णतः समझना, बाद में वो एग्जाम्पल लिखना निकालना। नहीं समझ में आता है फिर से वीडियो देखेगा, उसके बाद में अपन ने सतत आवेश वितरण, मतलब किसी चालक पर एक समान रूप से वितरित आवेश की मात्रा को अपन सतत आवेश वितरण कहते हैं। यह क्या होता है, 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और सॉरी क्या बोल दिया मैं,
ठीक है, कोई दिक्कत? बीच में मिस्टेक हो गई। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। इनके अपन ने घनत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो वीडियो को आसानी से देखना और लाइक करना, शेयर करना। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।